नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑर्थो के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपके हर एक एग्ज़ाम से लेकर कवर कर चुकी हूँ। जितने भी एग्ज़ाम में ये अभी तक रिपीट हो चुके हैं, आप पहला क्वेश्चन ऐसे देख सकते हैं, PGI में ये रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी और वीडियो थोड़ी आज की लंबी रहने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थोड़ी लंबी रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा है द एल्बो इज टू द रिस्ट। मतलब ये है कि जो एल्बो है हमारी, वो हमारे रिस्ट से मतलब डिस्टल होती है, एंटीरियर या पोस्टीरियर। ठीक है, पोजीशन एंड लोकेशन का डिस्क्रिप्शन लिया जा रहा है यहाँ पे कि एल्बो की क्या पोजीशन एंड लोकेशन है इन दी रिस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट। ओके, तो आपके पास चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एल्बो जो है डिस्टल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है एंड प्रॉक्सिमल है। तो आपका राइट आंसर मैं बता दूं, एल्बो प्रॉक्सिमल टू रिस्ट होती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। द एल्बो बिफोर द रिस्ट मीन इट इज़ द प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बोला गया है द पार्ट ऑफ द बोन दैट एंटर इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ भी आ रहा होगा। यहाँ पे पूछा गया है जो बोन का पार्ट बताना है जो जॉइंट के फॉर्मेशन में एंटर होता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से आर्टिकुलेटिंग सरफेस, बोनी साइनस, कॉन्डाइल्स एंड फेसेट्स, चार ऑप्शन में से कौन सा बोन का पार्ट है जो कि जॉइंट फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है? आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आप सभी जानते हैं बोन का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो जॉइंट फॉर्म करता है। आप इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन को समझने के लिए। द साइनस रेफर्स टू any of the cavity in the skulls that are connected with the nasal activity। ठीक है, तो यहाँ साइनस की बात कर रहे हैं कि कोई भी कैविटी जो कि स्कल में होती है और जो कनेक्ट होती है नेज़ल एक्टिविटी के साथ। ठीक है, और जो कॉन्डाइल की बात कर रहे हैं, कॉन्डाइल्स क्या होते हैं? ये राउंड प्रोमिनेंस होते हैं बोन के एंड्स में। ठीक है, आपने देखा होगा बोन का स्ट्रक्चर, तो आपने ये देखा होगा बोन के एंड्स में जो राउंड ये प्रोमिनेंस है एंड ऑफ द बोन में, ये कॉन्डाइल्स हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज मोस्टली अ पार्ट ऑफ जॉइंट विच आर्टिकुलेट विद अनदर बोन। अ फेसेट जो है, अ फेसेट इज अ स्मॉल स्मूथ एरिया ऑन अ बोन यूजुअली एन आर्टिकुलेटिंग सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस में जो स्मूथ एरिया होता है बोन में स्मॉल सा, उसे हम फेसेट बोलते हैं। तो ये आपके कुछ चार ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। आप देख सकते हैं एम्स रायपुर ग्रेड 2 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं दोनों, अभी तक मैंने जो बताया। ये अगला क्वेश्चन ये है द रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट्स। जब जॉइंट का रिपेयरमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है तो उस मेडिकल टर्म को हम कैसे शो करते हैं? आर्थ्रोडेसिस, आर्थ्रोटॉमी, आर्थ्रोप्लास्टी एंड एम्पुटेशन। चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर ऑप्शन सी है, आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड प्लास्टी मीन रिपेयरमेंट रिकन्स्ट्रक्शन, आर्थ्रोप्लास्टी। एक बार नज़र डाल लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। आर्थ्रोटमी, आर्थ्रोटमी आपको ऑप्शन में मिला होगा, तो इसका मतलब ये है क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन अ जॉइंट। जॉइंट में एक ओपनिंग को क्रिएट करना आर्थ्रोटमी है। आर्थ्रोडेसिस जो है एक सर्जिकल इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट होता है बाय द फ्यूजन ऑफ बोन्स। बोन्स को फ्यूज करके जॉइंट में इमोबिलाइजेशन क्रिएट करते हैं बाय द सर्जिकल मेथड एंड दिस इज कॉल्ड आर्थ्रोडेसिस। एंड द एम्पुटेशन जो है, एम्पुटेशन इज द रिमूवल ऑफ लिम्ब बाय द ट्रॉमा, इलनेस और सर्जरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं DSSB PHN 2015 में रिपीटेड है, आइडेंटिफाई द हिप बोन थ्रू दी फॉलोइंग। अब चार ऑप्शन में से आपको हिप बोन को आइडेंटिफाई करना है। फीमर, फीमर, इनोमिनेट, ह्यूमरस एंड सैक्रम। आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनोमिनेट बोन। नेक्स्ट इज द मसल कवर द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द नेक। ठीक है, मसल्स की बात हो रही है, आपको पता ही है, ये जो आपको मैं सीरीज़ पढ़ा रही हूँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ाया जा रहा है MSN का। तो इसमें मसल्स की बात हो रही है, मसल कवर द शोल्डर। मसल का नाम पूछा गया जो शोल्डर को और बैक ऑफ द नेक को कवर करती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्रैपीजियस, मेजेस्टर, बाइसेप्स एंड टेम्पोरलिस।
आपको राइट आंसर रहने वाला है ट्रेपेज। ऑप्शन नंबर ए, ट्रेपेज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच बोन इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन पूछी गई है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। टिबिया, रेडियस, फीमर एंड ह्यूमरस। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीमर इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन। अब ये पूछा गया है एब्डोमिनल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है इन चार किसी एक प्रोसेस में। नॉर्मल क्वाइट एक्सपिरेशन, फोर्स मैक्सिमम एक्सपिरेशन, नॉर्मल क्विट इंस्पिरेशन एंड फोर्स मैक्सिमम इंस्पिरेशन। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी है। जब हम फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सपायर करते हैं, एक्सपायर मतलब सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, ठीक है, एक्सपायर्ड बाहर छोड़ते हैं, फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सपिरेशन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, स्केलेटल मसल्स की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है यहाँ पे वो पूछी गई है। फैसिक्यूलस, फाइबर, मायोफिब्रिल, सार्कोमर्स। आपका राइट आंसर यहाँ पे बता दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, सार्कोमर। इसे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स, ओके, इज अ सार्कोमर। नेक्स्ट इज ऑस्टियोक्लास्ट। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट की बात की गई है कि ऑस्टियोक्लास्ट को हम क्या कहेंगे। दिस इज़ द बोन फॉर्मिंग सेल, दिस इज़ द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, दिस इज़ बोन रिपेयरिंग सेल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। आपका जो राइट आंसर यहाँ रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी है, डिस्ट्रॉइंग सेल। ऑस्टियोक्लास्ट हमारी बॉडी की बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बोन फॉर्मिंग। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा बोन डिस्ट्रॉइंग, और वहीं साथ ही साथ हमारी बॉडी में बोन फॉर्मिंग सेल्स भी होती हैं, क्योंकि बोन्स हमारी डिस्ट्रॉय भी होती रहती है और फॉर्म भी होती रहती है, ठीक है। ये एक साइकिल है, हर एक ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो बोन फॉर्मिंग सेल्स की बात की जा रही है, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम किस और नाम से भी जानेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फिब्रिनोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी तो आप जानते ही हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, जो हमने पहले अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है, बट यहाँ बोन फॉर्मिंग सेल्स पूछी गई हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑस्टियोब्लास्ट जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा इन अ नॉर्मल एडल्ट। अब सर्वाइकल वर्टेब्रा की बात हो रही है, आपको तो पता ही है, सर्वाइकल वर्टेब्रा स्पाइन में हमारी जो वर्टेब्रास होती हैं पीछे बैक में, उसमें 5 वर्टेब्रा होती हैं। जो फर्स्ट वन है वो सर्वाइकल वर्टेब्रा है। तो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा की बात हो रही है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 11, 9, 5 एंड 7। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 होती है। एक्सप्लेनेशन में देखो, आपको दिखा रखा है, सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12, लंबर 5। अब नीचे जो है सैक्रम में फ्यूज्ड 5 वर्टेब्रा होती है, एंड कॉकिक्स में 4 फ्यूज्ड वर्टेब्रा होती हैं, ठीक है, फ्यूज्ड होती हैं, ये सेपरेट नहीं होती, फ्यूज्ड होती हैं। इनके बीच में कोई डिस्क फॉर्मेशन, इंटरवर्टेब्रल डिस्क नहीं होती हैं, ये फ्यूज्ड होती हैं। नेक्स्ट इज नी जॉइंट। नी जॉइंट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स। यहाँ पे टाइप ऑफ जॉइंट्स यहाँ पे 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, और पूछा गया है नी जॉइंट जो है इनमें से विच टाइप ऑफ जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिवॉट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट रहने वाला है आपका राइट आंसर, जिसमें बोन टू बोन फॉर्म होती है, ठीक है, ये हिंज जॉइंट होता है, टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल लेटरल डेविएशन। लेटरल मतलब साइड कर्वेचर, ठीक है, जब आपकी जो बॉडी है साइड में झुक जाती है, साइड में एक होती है आगे झुक जाना, एक होता है पीछे झुक जाना, बट जब हमारी वर्टेब्रल कॉलम
साइड में झुक जाती है, लेटरल साइड में, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? स्कॉलियोसिस। अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी स्कॉलियोसिस को याद रखने का। आपको एस शेप दिख रही होगी, जैसे कि ये लेटरल में डेविएट हो रही है, तो आपको जब भी क्वेश्चन में आए एबनॉर्मल लेटरल डेविएशन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, तो आपको क्या करना है? एस शेप देखनी है। एस शेप जो है लेटरल डेविएट कर रही है, इससे आपको याद रहेगा कि एस शेप जो है एक लेटरल डेविएशन है वर्टेब्रल कॉलम का, और एस फॉर स्कॉलियोसिस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है याद रखने का। नेक्स्ट पॉइंट इज in the rheumatoid arthritis during the acute phase of the values which are significant are। अब यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक्यूट फेज़ की, कि एक्यूट फेज़ में जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं, लैब वैल्यूज़, वो क्या रहेंगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ESR और CRP। आपको याद रखना है ESR CRP का एलिवेशन रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक्यूट फेज़ में। अब आपको यहाँ पे बता दिया जाता है थोड़ा एक्सप्लेनेशन में। एबनॉर्मल वैल्यू जो होती है टेस्ट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन आर द मोस्ट टिपिकल ह्यूमरल फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड दीज इंक्लूड्स द ESR acute phase proteins like CRP and plasma viscosity। ठीक है। The next is fracture occurs at the distal end of the fibula। जो फ्रैक्चर है, अगर फिबुला आपको पता है आपके लेग की बोन है, लेग बोन है, अगर फिबुला के डिस्टल एंड में फ्रैक्चर अगर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, कोल्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर एंड पॉट्स फ्रैक्चर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है पॉट्स फ्रैक्चर। ठीक है, पॉट्स फ्रैक्चर, फिबुला के डिस्टल एंड में फ्रैक्चर होने से पॉट फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज which of the following is a fracture in which bone is shattered into the numerous fragments। यहाँ पे फ्रैक्चर का टाइप पूछा गया है जिसमें बोन जो है न्यूमरस फ्रैगमेंट्स, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, इजी लैंग्वेज में टुकड़े टुकड़े में बिखर जाती है, चूर चूर हो जाती है। बोलते हैं ना हड्डियों का चूरा बन गया, चूर चूर हो गई, तो वहीं पे हमें शैटर्ड इन द न्यूमरस फ्रैगमेंट्स की बात हो रही है। तो वो किस टाइप का फ्रैक्चर होगा? डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, एवल्जेंट फ्रैक्चर, कॉम्यूनिटेड फ्रैक्चर एंड स्पाइरल फ्रैक्चर। तो आपको तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कॉम्यूनिटेड फ्रैक्चर होता है ये। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बोन फ्रैक्चर रिजल्टिंग इन एन ओपन वोंड थ्रू विच बोन फ्रेगमेंट यूजुअली प्रोट्रूड्स, इट इज़ नोन एज। यहाँ पे बोला है जो बोन की जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है, ठीक है, फ्रैक्चर होने से क्या होता है? वोंड ओपन हो जाता है, जिससे कि जो बोन के फ्रेगमेंट्स हैं वो प्रोट्रूड हो जाते हैं। तो इस टाइप के बोन फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, जिसमें ओपन वुंड भी प्रेजेंट होगा और बोन के फ्रेगमेंट्स भी आउटसाइड प्रोट्रूड होंगे। तो इस टाइप के वुंड फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे? आपका जो राइट आंसर है वो है कंपाउंड फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंड फ्रैक्चर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कोल्स फ्रैक्चर रेफर्स टू, अभी आपने बात की थी पॉट्स फ्रैक्चर की हमने, अब पॉट्स फ्रैक्चर के बाद कोल्स फ्रैक्चर आ रहा है। कोल्स फ्रैक्चर जो है वो रेफ़र करेगा इंजरी ऑफ शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट। तो आपका राइट आंसर है रिस्ट जॉइंट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट। याद रखने का एक तरीका बताती हूँ, जिससे कि हमारे हाथों में एंड की जो बोन है वो रिस्ट जॉइंट हो गया। ठीक है, और वहीं अब लेग की, ये हैंड्स हैं। अब यह लेग की बात करी जाए, लेग्स की बात की जाए, तो यहाँ पे फिबुला होता है। ठीक है, फिबुला एंड दिस इज़ रिस्ट। रिस्ट भी एंड पार्ट है, फिबुला भी एंड पार्ट है। रिस्ट जो हैंड का एंड पार्ट है उसमें फ्रैक्चर होने से कोल्स फ्रैक्चर होता है, और वहीं लेग में जो एंड पार्ट होता है फिबुला, उसमें फ्रैक्चर होने से क्या होता है? पॉट्स फ्रैक्चर। ठीक है, तो पॉट्स फ्रैक्चर और कोल्स फ्रैक्चर काफ़ी इजी है ऐसे याद रखने में, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, काफ़ी ईजी रहेगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कोल्स फ्रैक्चर रेफर्स टू द फ्रैक्चर ऑफ डैश। अब यहाँ पे बात की थी कि कोल्स फ्रैक्चर जो इंजरी किस में होती है? रिस्ट जॉइंट में। बट अब यहाँ पे स्पेसिफाई पूछ लिया गया है आपसे कि कोल्स फ्रैक्चर में कौन सी बोन में फ्रैक्चर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस एंड ओलेक्रॉन। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रेडियस। ठीक है, रेडियस बोन में इंजरी होने से कोल्स फ्रैक्चर रिजल्ट होता है। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, अब यहाँ बात हो रही है सेम वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है,
उन्हीं को कितनी तरीके से घुमा के अभी तक एग्ज़ाम में पूछा गया है, वही मैंने आपको क्वेश्चन में शो करा है। बेशक आंसर सेम होगा, बट फिर भी वो आपको शो करने का तरीका है कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज़ कॉल्ड, आई होप इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं अभी तक। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, ह्यूम फ्रैक्चर, मोन्टाजिया फ्रैक्चर, ग्लेजी फ्रैक्चर एंड कोल्स फ्रैक्चर। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कोल्स फ्रैक्चर। द नेक्स्ट वन इज ओल्डर एडल्ट्स आर मोर प्रोन टू डेवलप द हिप फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ। अब यहाँ बात हो रही है ओल्डर एडल्ट्स की, जो कि मोर प्रोन होते हैं, काफ़ी रिस्क पे होते हैं हिप फ्रैक्चर के, बिकॉज 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं सामने, डिक्रीज बोन डेंसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वीकनेस इन दैम एंड द एज। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से बोन फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं ओल्डर एडल्ट्स। नेक्स्ट वन इज, आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। Hip fracture is more common among the old adult because their bone density decreases and become thinner and weaker due to calcium loss. The next question है आपका, elderly women are more prone to develop hip fracture। अब वहीं आपको देखो क्वेश्चन में पूछा था ओल्डर एडल्ट्स, अब यहीं पे बात हो गई एल्डरली वुमेंस। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आंसर जो है डिफरेंट होगा। क्वेश्चन सेम था, आपको लगेगा इसका आंसर भी सेम होगा, बट नहीं, इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे ओल्डर एडल्ट की बात करी थी, जिसमें कि ना मेल ना फीमेल कुछ भी स्पेसिफाई नहीं था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वुमन को स्पेसिफाई किया गया है। एडल्ट्स में तो होता ही है फ्रैक्चर मोर प्रोन, बट वुमेंस में क्यों होता है आपको बता दिया जाता है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है, एल्डरली वुमेंस में मेनोपॉज की कंडीशन आ चुकी होती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो जाता है। कम होने की वजह से बोन जो है काफ़ी वीक हो जाती हैं, ठीक है, पोरस हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हिप फ्रैक्चर है काफ़ी कॉमन रहता है एल्डरली वुमेंस में। ओके, द नेक्स्ट इज, अभी आपको जो मैंने समझाया वही एक्सप्लेनेशन में फिर से आ गया है। Estrogen withdrawal among the elderly women leads to osteoporosis and decreased bone density, so they are more prone to develop the hip fracture. And next is in the bone healing process. अब यहाँ पे healing process की बात आ रही है, जब फ्रैक्चर के टाइम पे जो बोन हीलिंग प्रोसेस होती है, तो अब यहाँ बात हो रही है ग्रेनुलेशन की। जो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन है कौन से स्टेज में प्लेस होता है, आपसे ये पूछा गया है। स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, स्टेज 2 में ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन अकर होता है। एंड फॉलोइंग द फ्रैक्चर ऑफ द बोन सेकेंडरी हीलिंग बिगिंस एंड विच कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। ठीक है, 4 स्टेप्स आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे। सेकेंडरी हीलिंग में जब वो स्टार्ट होती है तो आपको देख सकते हैं स्टेज 1 में आपसे बात हो रही है यहाँ पे हेमाटोमा फॉर्मेशन की। एट द टाइम ऑफ इंजरी वहाँ पे ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होने के बाद डे 1 to 5 में क्या होगा, हेमाटोमा फॉर्म हो जाएगा। ब्लड का क्लॉट या ब्लड वहाँ पे स्टॉप होके कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हेमाटोमा फॉर्मेशन होगा। उसके बाद स्टेज में फाइब्रो कार्टिलेजिनस सैलस फॉर्मेशन, वहाँ पे फिब्रो कार्टिलेजियस सैलस का फॉर्मेशन होगा, और वो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है वो 5 days to 11 days की रहती है। और उसके बाद यहाँ पे बोनी कैल्सस फॉर्मेशन, पहले फिब्रो कार्टिलेजियस कैलस फॉर्मेशन होता है, उसके बाद बोनी कैलस फॉर्मेशन होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन डे 11 to 28 तक रह सकता है। और उसके बाद बोन का रीमॉडलिंग स्टार्ट होता है। रीमॉडलिंग में शेप एंड साइज़ सब कुछ बोन स्टार्ट हो जाता है, और डे 18 के ऑनवर्ड से, और ये जो हीलिंग प्रोसेस है ऑनवर्ड से डे 18 से स्टार्ट होके मंथ टू ईयर्स तक जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन 8-year-old गर्ल, एक 8 साल की लड़की है, डायग्नोज्ड विथ क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर है रेडियस में, ठीक है, रेडियस बोन में क्लोज्ड फ्रैक्चर है। अप्रॉक्सीमेट 2 बजे रात को द फ्रैक्चर वॉज रिड्यूस्ड इन दी इमरजेंसी रूम एंड हर आर्म प्लेस्ड इन अ कास्ट। उसकी आर्म्स को कास्ट, जो प्लास्टर कास्ट होता है उसमें प्लेस कर दिया गया। एंड 11 PM क्या हुआ, हर मदर ब्रॉट हर बैक टू द इमरजेंसी रूम। अब उसी दिन नेक्स्ट टाइम रात के टाइम उसकी मदर जो है उसे फिर से इमरजेंसी रूम में लेकर आई ड्यू टू अनरिलेंटिंग पेन। अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है उस पर थोड़ा फोकस करना होगा। यहाँ पे बात हो रही है अनरिलेंटिंग पेन की, ठीक है, अनरिलेंटिंग पेन मतलब जो बंद ना हो रहा हो।
एंड दैट हैज़ नॉट बी रिलीव्ड बाय द प्रिस्क्राइब नारकोटिक्स। जो नारकोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई थी उससे वो रिलीव नहीं हो रहा है, तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? तो फर्स्ट एक्शन की बात हो रही है कि फर्स्ट एक्शन क्या होगा नर्स का। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। नोटिफाई द डॉक्टर इमीडिएटली, अप्लाई द आइस, एलिवेट द आर्म्स एंड गिव द एडिशनल पेन मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड। तो अब वो अनरिलेंटिंग पेन है जो कि बंद नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट रहने वाला है। नोटिफाई द डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर को इमीडिएटली नोटिफाई करना है। बिकॉज क्यों करना है? बिकॉज जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है कास्टिंग की एंड स्प्लिंटिंग की। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होता क्या है, यहाँ पे इस्चेमिया एंड इरिवर्सिबल न्यूरोमस्कुलर डैमेज हो सकता है। जो फर्स्ट एक्शन है शुड बी नोटिफाई द फिजिशियन, इसलिए पहला एक्शन आपका होगा नोटिफाई द फिजिशियन। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग द आइस, एलिवेट द आर्म्स, विल वर्सन द कंडीशन फर्दर। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है आपका अप्लाइंग आइस एंड एलिवेट द आर्म्स। ये आपको लग रहा होगा बट ये जो आपके स्टेप्स हैं ये कंडीशन को और भी बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको एक पहला स्टेप यही करना है कि फिजिशियन को नोटिफाई करना है। बिकॉज कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो स्प्लिंटिंग एंड कास्टिंग का एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जो इसलिए होता है बिकॉज वो टाइट पैकिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन लॉस हो जाता है, इस्चेमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन एंड न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर। जब प्लास्टर का एप्लीकेशन करते हैं तो उस टाइम पे कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आइसोथर्मिक रिएक्शन एंड मीजोथर्मिक रिएक्शन। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर आर मिक्सड, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर को हम मिक्स करते हैं तो देयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है और हीट रिलीज होती है। रिएक्शन दैट गिव्स ऑफ एनर्जी, वो ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी देती है जैसे कि हीट, इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जो हीट रिलीज करती है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट इज ब्रियांस रिएक्शन। ओके, यहाँ ब्रियांस रिएक्शन की बात हो रही है। ब्रियांस ट्रैक्शन जो है वो इंडिकेट करता है, इंडिकेशन उसका ये है फ्रैक्चर ऑफ फीमर। फ्रैक्चर ऑफ फीमर में ब्रियांस ट्रैक्शन इंडिकेट किया जाता है। द नेक्स्ट इज दिस सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव द प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब यहाँ पे आपको पता है स्प्लिंटिंग एंड कास्टिंग की जो कॉम्प्लिकेशन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब पेशेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो उसमें सर्जिकल प्रोसीजर किया जाएगा जिससे कि प्रेशर रिलीफ हो सके। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फेसियोटमी। ठीक है, फेसियोटमी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। फेसियोटमी और फैसेक्टमी दोनों ही टर्म सेम है। ठीक है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे जो फेसिया है इस कट टू रिलीफ। फेसिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, फेसिया जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? जहाँ प्रेशर है, जहाँ प्रेशर क्रिएट है उस स्ट्रक्चर को, उस प्लेस को फेसिया कंसीडर किया जा रहा है। फेसिया इज टू कट रिलीव टेंशन और प्रेशर, कॉमनली टू ट्रीट द रिजल्टिंग लॉस ऑफ सर्कुलेशन। वहाँ पे एक प्रेशर हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर से एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे जिससे कि जो सर्कुलेशन, लॉस ऑफ सर्कुलेशन हो रहा था उस एरिया में, मसल्स में, उसको हम वापस, ठीक है, ठीक कर सकें। और फेसियोटमी जो है इज़ अ लिम्ब सेविंग प्रोसीजर है व्हेन यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट इज a nurse is caring for a patient who has had hip replacement. Which of the following finding are paramount importance? अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट हुआ है जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट पैरामाउंट उनकी फाइंडिंग्स रहने वाली है 4 ऑप्शन में से, कंप्लेंट ऑफ पेन ड्यूरिंग रीपोजिशनिंग, सेंट ब्लीडिंग डिस्चार्ज ऑन सर्जिकल ड्रेसिंग, कंप्लेंट ऑफ पेन फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी एंड टेम्परेचर ऑफ 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी जो टेम्परेचर हाई है वो ये हमें शो करता है कि पेशेंट को सर्जिकल साइट में इन्फेक्शन है।
ठीक है। टेम्परेचर राइज का मतलब है सर्जिकल साइट में इन्फेक्शन का इंडिकेशन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गाउट, यहाँ पे गाउट की बात कर रहे हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गाउट, यहाँ पे कोई एक्यूट और क्रॉनिक नहीं पूछा गया है, और साथ में यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा है गाउट की मेडिसिन के लिए, ऑप्शन नंबर बी, एलोप्यूरिनॉल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गाउट। अब यहाँ पे बात करते हैं एंटी हाइपर यूरेमिक, ठीक है। एंटी हाइपर यूरेमिक जो ड्रग होती है विच प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को प्रिवेंट करती है। सो द एलोप्यूरिनॉल यूज टू प्रिवेंट द गाउट अटैक को प्रिवेंट करती है। एंड NSAID एंड द कॉलचिसिन जो है बेस्ट है फॉर ट्रीट द इन्फ्लेमेशन एंड पेन ड्यूरिंग द गाउट अटैक। ओके, नेक्स्ट इज हेबर्डन नोट्स। अब यहाँ पे हेबर्डन नोट्स का क्वेश्चन आया है। जो हेबर्डन नोट्स जो सीन होती है किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 दे रखे हैं, कौन सी कंडीशन में देखा जाएगा? आपका राइट आंसर है ऑस्टियोआर्थराइटिस में हेबर्डन नोट्स देखे जाते हैं। जॉइंट्स के ऊपर छोटे छोटे नोट्स बन जाते हैं जिसको बोलते हैं हेबर्डन नोट्स। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन एंड एलिवेशन इन बोन डेंसिटी। अब एबनॉर्मली बोन की हार्डनिंग हो रही है और साथ ही साथ बोन डेंसिटी का एलिवेशन हो रहा है, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका राइट आंसर रहेगा ऑस्टियोपेट्रोसिस। अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा इसके बारे में। ऑस्टियोपेट्रोसिस की बात हो रही है यहाँ, 4 ऑप्शन एक्सप्लेन किए जाएंगे अब आपको। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑस्टियोपेट्रोसिस की बात हो रही है जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अभी, ठीक है। ये एक बोन डिजीज़ होती है दैट मेक दी बोन एबनॉर्मली डेंस एंड हार्ड दैट इज़ ससेप्टिबल टू फ्रैक्चर। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, बोन डिजीज़ होती है जिसमें बोन जो है काफ़ी डेंस और हार्ड हो जाती है और फ्रैक्चर के लिए काफ़ी ससेप्टिबल होती है। और वहीं अब ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है जिसमें कि बोन्स की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और बोन्स वीक हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। और वहीं यहाँ बात हो रही है ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ईयर की जो ऑसिकल्स होती हैं, ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर बोन्स में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं जिससे कि डेफनेस लीड हो जाता है, ठीक है। डेफनेस मतलब बहरापन देखा जाता है, उसे बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। अभी है ऑस्टियोमलेशिया जिसमें कि बोन सॉफ्ट हो जाती है जिसकी वजह से बोन का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद हिस्ट्री ऑफ ओस्टियोपोरोसिस एंड सीवियर काइफोसिस। अब प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा गया है ऐसे पेशेंट का जिस पेशेंट को हिस्ट्री रही है ओस्टियोपोरोसिस की और सीवियर काइफोसिस की। अब सीवियर काइफोसिस आपको पता होगा जिस कंडीशन में जो थोरेसिक वर्टेब्रा होती है, थोरेसिक वर्टेब्रा का एक्सग्रेशन या डेविएशन हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन को हम काइफोसिस बोलते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस अभी आपको बताया गया था जिसमें बोन पोरस हो जाती है, वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस रहने वाला है यहाँ पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको देख के बताना है। लिमिट द मोबिलिटी, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, रिस्क फॉर फॉल एंड स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस। 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर रहेगा रिस्क फॉर फॉल, ठीक है, बिकॉज वो पेशेंट है रिस्क पे है फॉल के ड्यू टू सीवियर काइफोसिस एंड इट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। काइफोसिस की कंडीशन में बैलेंस इतना डिसबैलेंस हो जाता है, बॉडी का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट रिस्क इन फॉल रहेगा। नेक्स्ट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है कॉज होगा ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ विच नर्व। यहाँ पर नर्व की बात हो रही है। कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व के कंप्रेशन की वजह से ये कंडीशन क्रिएट होगी? 4 ऑप्शन आपके ही सामने है। आप इसका जो राइट आंसर है वो है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम कॉज होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका राइट आंसर रहने वाला है फैलेंस टेस्ट। फैलेंस टेस्ट को करने से कार्पल टनल सिंड्रोम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो फैलन मैन्यूवर है, फैलन मैन्यू जो है पॉजिटिव होगा जब व्हेन द फ्लेक्सिंग द रिस्ट, जब रिस्ट को हम 90 डिग्री पे फ्लेक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए हम फ्लेक्स करेंगे रिस्ट को एंड दिस एलिसिट दिस सिम्टम इन द मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में जो सिम्टम्स है वो एलिसिट हो जाएंगे अगर हम रिस्ट को 90 डिग्री पे फॉर 1 मिनट फ्लेक्स करके रखेंगे तो, ठीक है।
नेक्स्ट इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर अ बिलो नी एम्पुटेशन। एक पेशेंट है जिसका अभी इमीडिएटली बिलो नी एम्पुटेशन हुआ है, और विच ऑफ दीज असेसमेंट शुड नर्स कंसिडर प्रायोरिटी। इनमें से कौन सा असेसमेंट जो है नर्स प्रायोरिटी पे कंसिडर करेगी, ठीक है। सैक्रल एडिमा, मोबिलिटी, स्टम्प ड्रेसिंग एंड ब्लड शुगर लेवल। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्टम्प ड्रेसिंग, बिकॉज जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन है वुड बी द स्टम्प ड्रेसिंग। स्टम्प ड्रेसिंग प्रायोरिटी रहेगी। इफ़ इट इज़ नॉट डन पीरियोडिकली इग्नोर्ड में कॉज चेंज इन शेप ऑफ स्टम्प। अगर टाइम से उसकी ड्रेसिंग नहीं की गई तो उसका जो शेप है स्टम्प का वो चेंज हो जाएगा। अडीमा और इंटरफेयर विद श्रिंकिंग ऑफ स्टम्प, स्टम्प का श्रिंकेज भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब हम प्रॉपरली फिट करेंगे प्रोसेसेस प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर वो सही तरीके से श्रिंक नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए स्टम्प ड्रेसिंग प्रायोरिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटल बोन डिजीज। ब्रिटल बोन डिजीज इनमें से किस कंडीशन को कहा जाता है? आपका जो राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटल बोन डिजीज। ओके, द नेक्स्ट इज, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सॉरी, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है विच प्रिवेंट दी बॉडी फ्रॉम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। जो क्या करता है, बॉडी को रोकता है, प्रिवेंट करता है ताकि वो अपनी स्ट्रॉन्ग बोन ना बना पाए, और पीपल विद दिस डिसऑर्डर माइट सफ़र फ्रॉम फ्रैक्चर्ड बोन। तो इस कंडीशन के साथ क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में जो पेशेंट होता है वो अपनी स्ट्रॉन्ग बोन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर्ड बोन से सफ़र रहता है वेरी इजीली, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रिटल बोन डिजीज, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, स्केलेटल डिसऑर्डर वेयर देर इज़ एबनॉर्मल फ्यूजन और जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर स्पाइनल कॉलम। ये एक स्केलेटल डिसऑर्डर है जहाँ पे एबनॉर्मली फ्यूजन होता है और जॉइनिंग होती है 2 या उससे ज़्यादा स्पाइनल कॉलम की। 4 ऑप्शन है, यूंग सिंड्रोम, इंकोड्रोमा, क्लीपल फिल सिंड्रोम एंड स्कॉलियोसिस। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी नहीं है, थोड़ा हार्ड एंड ट्रिकी है, समझने वाली बात है, और ये क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। आपका राइट आंसर होने वाला है क्लीपल फेल सिंड्रोम। अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो क्लीपल फेल सिंड्रोम है एक रेयर स्केलेटल डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी ट्रिकी और हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा कम ही सुना होगा हमने, क्योंकि ये डिसऑर्डर ही रेयर है। ये एक रेयर स्केलेटल डिसऑर्डर है जो प्राइमरी जो कैरेक्टराइज कैसे होती है, ये एबनॉर्मल यूनियन होता है और फ्यूजन होता है 2 और 2 से ज़्यादा बोन्स का स्पाइनल कॉलम्स में, जैसे कि ज़्यादातर सर्वाइकल वर्टेब्रा में होता है, एंड दिस फ्यूजन इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। और ये फ्यूजन जो है बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं क्लीपल फील सिंड्रोम, KFS। ओके, तो आज की जो क्लास है यही ख़त्म हो जाती है, और जो आपके क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑर्थो से मस्कुलोस्केलेटन से रिलेटेड यही कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम पूरा कंप्लीट समझ आया होगा और काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने मस्कुलोस्केलेटन की कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे गोल्डन पॉइंट्स, आपके की पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ MCQs भी, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिएगा। एमएसएन की सेकंड क्लास आपकी GI सिस्टम है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, GI सिस्टम। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स टाइम से आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।